बोलती किताब में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है रसेल एच कॉर्नवेल की मशहूर लेक्चर और किताब एकर्स ऑफ डायमंड्स। ये वो शब्द हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं पीढ़ियों को प्रेरित किया है, और आज हम इसके शुरुआती जो विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इन शुरुआती पन्नों में रॉबर्ट शैकलेटन हमें कॉर्नवेल के असर के बारे में बताते भी हैं। कॉर्नवेल का जो मूल मंत्र है वो सुनने में बड़ा सीधा लगता है कि अवसर अक्सर हमारे कदमों के नीचे ही है। हाँ। बस नजर दौड़ाने की जरूरत है। लेकिन ये विचार उन्होंने आप सोचिए हजारों बार दोहराया, अलग अलग शहरों में। अच्छा। वहाँ के लोगों से मिलकर उनकी कहानियों को समझकर फिर अपनी बात रखी। हाँ, उनका अंदाज भी सुना है काफी अलग था। वो जैसे हर शहर के हिसाब से लेक्चर को थोड़ा बदल देते थे। हाँ, ताकि लोग कनेक्ट कर सकें, जुड़ सकें। उनका कहना था कि भाई अपने ही माहौल में, अपनी ही समझदारी से, अपने जान पहचान वालों की मदद से तरक्की हो सकती है। चलिए देखते हैं इन पहले 40 पन्नों में क्या है। कॉर्नवेल अक्सर अपनी बात अली हाफिद की कहानी से शुरू करते हैं। अली हाफिद। हाँ, प्राचीन फारस का एक अमीर किसान, अपनी जिंदगी से खुश था, संतुष्ट था। फिर एक दिन क्या होता है कि एक बौद्ध पुजारी आता है। अच्छा। और वो उसे हीरो के बारे में बताता है कि वो कैसे बनते हैं, जैसे सूरज की जमी हुई बूंदें हों, और कितने कीमती होते हैं। बस यहीं से अली हाफिद का मन बदल गया। हाँ, वो जो संतुष्टि थी वो चली गई। अब उसे हीरे चाहिए, हीरों की खान। तो वो अपना बढ़िया फलदार खेत बेच देता है, परिवार को एक पड़ोसी के भरोसे छोड़ता है और निकल पड़ता है। कहाँ? दुनिया घूमने, हीरो की तलाश में। स्पेन, पूरा यूरोप, भटकता रहता है। और अंत क्या होता है? अंत दुखद। पैसा खत्म, सारी उम्मीदें खत्म। स्पेन में बार्सिलोना में वो हताश होकर समंदर में कूदकर जान दे देता है। पूरी दुनिया छान मारी और मिला कुछ नहीं। हाँ, लेकिन कहानी का असली मजा, या कहें कि मोड़, तो अब आता है। अच्छा। जिस आदमी ने अली हाफिद का खेत खरीदा था, वो एक दिन अपने ऊंट को पानी पिला रहा था। खेत में एक छोटी सी धारा थी। हाँ। और उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा, एक अजीब सा पत्थर। और वो पत्थर? वही बौद्ध पुजारी, वो जब दोबारा उस गांव आता है तो वो उस पत्थर को देखता है और पहचान लेता है। कहता, अरे ये तो हीरा है। क्या बात है। और फिर पता चलता है कि वो पूरा खेत ही हीरो से भरा पड़ा था। वो असल में गोलकुंडा की मशहूर खान थी। गोलकुंडा, जहाँ से कोहिनूर और? हाँ, वहीं से। अगर अली हाफिद कहीं बाहर जाने की बजाय बस अपने ही खेत में, अपनी जमीन पे खोजता, बिल्कुल, तो उसे वो हीरो के खेत मिल जाते जिनकी तलाश में उसने जान दे दी। अवसर तो सचमुच उसके पैरों के नीचे ही था। एकदम। और कॉर्नवेल इसी बात को और पक्का करने के लिए दूसरे उदाहरण भी देते हैं। वो कहते हैं ये कोई कहानी नहीं है। जैसे? और वो मैसाचुसेट्स वाले विशेषज्ञ की कहानी, वो तो और भी गजब है। हाँ, वो खनन विशेषज्ञ, घर बेचा और बाद में पता चला कि जिस दीवार के पास बैठकर वो सौदा कर रहा था, उसी दीवार के अंदर चांदी का एक बड़ा टुकड़ा था। सोचिए जरा। तो कॉर्नवेल यही समझाते हैं कि हम अक्सर अपने आसपास जो मौके हैं, जो संभावनाएं, उनको देखते ही नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं। वो लोगों को, अपने सुनने वालों को उकसाते थे कि भाई अपने आसपास देखो, तुम्हारे हीरों के खेत कहाँ हैं। और ये जरूरी नहीं कि वो सचमुच के हीरे हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी अवसर हो सकता है पैसा कमाने का, कुछ अच्छा करने का। वो उत्तरी कैरोलिना में मिले असली हीरों का उदाहरण भी देते हैं, पर जोर इसी बात पर है कि अवसर पास है। फिर वो एक थोड़ी विवादास्पद सी बात कहते हैं कि ईमानदारी से अमीर बनना एक नैतिक कर्तव्य है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक कर्तव्य। हाँ, ये सुनने में शायद आज भी कई लोगों को थोड़ा चौंकाए, पर कॉर्नवेल इसे बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। वो उस सोच को खारिज करते हैं कि पवित्र होने के लिए गरीब होना जरूरी है। उनका तर्क है कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा जो है वो एक शक्ति है, एक ताकत है, और उस ताकत से बहुत अच्छे काम किए जा सकते हैं। जैसे वो कहते हैं, बाइबल छापकर बांटना, चर्च बनाना, मिशनरीज को भेजना, जरूरतमंदों की मदद करना। वो पैसे के मोह, जिसे वो मूर्ति पूजा और बुराई की जड़ कहते हैं, और अच्छे मकसद के लिए ईमानदारी से पैसा कमाने में फर्क करते हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। लालच बुरा है, पर नेक इरादे से कमाया धन बुरा नहीं है। बिल्कुल। ये असल में समाज में पैसे और नैतिकता को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ता है। लोग अक्सर बहाने भी बनाते हैं, अरे मौका नहीं मिलता, या हमारे पास पैसा कहाँ है, पूंजी नहीं है। कॉर्नवेल इन पर भी बात करते हैं ना। हाँ, वो उस दुकानदार की आलोचना करते हैं जो पैसे नहीं कमा सका। क्यों?
क्योंकि उसने ये जानने की जहमत ही नहीं उठाई कि उसके ग्राहक चाहते क्या हैं, आसपास के लोगों की जरूरत क्या है। स्थानीय मांग को समझना। बिल्कुल। और पूंजी की कमी वाले बहाने को भी वो खारिज करते हैं। एटी स्टीवर्ट का उदाहरण देते हैं। हाँ, स्टीवर्ट। उसने बहुत कम पैसों से शुरुआत की थी। शुरू में तो घाटा भी उठाया, पर उसने सीखा। क्या सीखा? कि लोग क्या चाहते हैं। एक ज्ञात जरूरत को पहचाना और उसे पूरा करना सीखा। और फिर देखिए कितना कामयाब हुआ। जरूरत को पहचानना। जॉन जेकब एस्टोर की कहानी भी तो ऐसी ही है। हाँ, एस्टोर ने क्या किया? पार्क में महिलाओं को देखा, समझा कि अरे इन्हें इस तरह की टोपियां पसंद आ रही हैं। बस फिर वैसे ही टोपियां बनवाई, जरूरत को समझा और उसे पूरा कर दिया। और ये बात सिर्फ बेचने पर ही नहीं, बल्कि कुछ बनाने, मैन्युफैक्चरिंग पर भी लागू होती है, बिना बड़ी पूंजी के भी। एकदम। वो हिंगम के खिलौना बनाने वाले का उदाहरण। हाँ, वो कहानी मुझे याद है। अपने बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए। हाँ, बस ऐसे ही। फिर देखा कि अरे पड़ोसियों के बच्चों को भी ये पसंद आ रहे हैं। उसके पास था क्या? बस एक चाकू। सिर्फ एक चाकू से शुरुआत। हाँ, और उसी से शुरू करके वो बहुत अमीर बन गया। जरूरत कहाँ पहचानी? अपने ही घर में। सही है। अपने बच्चों के बीच। वाकई। मतलब रोजमर्रा की चीजों में, परेशानियों में ही मौके छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी तो रोजमर्रा की जो झुंझलाहट होती है ना, फ्रस्ट्रेशन, वो भी किसी बड़े मौके या आविष्कार की वजह बन जाती है। जैसे वो अगली कहानी है जो करीब पेज 40 के आसपास शुरू होती है। न्यू ब्रिटेन की वो महिला और कमीज के कॉलर बटन की परेशानी वाली। हाँ, कॉलर बटन। पर वो कहानी शायद अगली बार के लिए। हाँ, वो आगे है। तो इन पहले 40 पन्नों का निचोड़ क्या निकलता है? कॉर्नवेल बार बार अलग अलग कहानियों से यही कह रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो, अवसर तुम्हारे बहुत पास है। शायद वहीं जहां तुम खड़े हो। हाँ, दूर मत भागो, जरूरत को पहचानो और उसे ईमानदारी से पूरा करो। यही सफलता की कुंजी है। ये नहीं कि बहुत पैसा हो या दूर देश जाओ। और वो ये भी कि ईमानदारी से धन कमाना एक जिम्मेदारी है जिससे भलाई की जा सकती है। बिल्कुल। और वो हिंगम वाले उदाहरण से ये भी साफ है कि अपने आसपास की छोटी छोटी जरूरतें, छोटी छोटी परेशानियां, उन पर ध्यान देना कितना फायदेमंद हो सकता है। सही कहा। अच्छा, एक कहानी है पेंसिल्वेनिया की। एक किसान था वहां। उसके पास अपना बढ़िया खेत था, लेकिन उसने उसे बेच दिया। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि उसे कनाडा जाना था। वहां मतलब उन दिनों तेल की नई खोज हुई थी ना, तो सोचा वहीं किस्मत आजमाएगा। अच्छा, दूर के ढोल सुहावने लगे उसे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि अनजाने में ही सही, उसने अपने खेत से जो छोटी नदी बहती थी ना, उस पर तख्ते लगा रखे थे ताकि उसके मवेशी उधर न जाएं। और उन्हीं तख्तों ने असल में तेल के रिसाव को रोक रखा था। अरे, मतलब तेल उसी की जमीन पर था। हाँ। बाद में जब भूवैज्ञानिकों ने पता लगाया तो पहले तो कीमत आंकी गई $100 मिलियन। 100 मिलियन? और फिर तो वो 1000 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। बाप रे। और उसने कितने में बेचा था अपना खेत? यही तो दुख की बात है। हाँ। महज $833 में। $833? वाकई। हाँ। मतलब कोई हिसाब ही नहीं। हाँ, कोई समझ ही नहीं। ये कहानी ये असल में एक आम सी बात दिखाती है। होता है ना अक्सर कि लोग दूर के अवसरों के पीछे भागते हैं और जो बिल्कुल सामने होता है पैरों के नीचे, उसे देख ही नहीं पाते। सही बात है। और विडम्बना देखिए, वो किसान, उसने भूविज्ञान की पढ़ाई की थी। सच में पढ़ा लिखा था, फिर भी चूक गया। हाँ, फिर भी अपने ही खजाने को नहीं पहचान पाया। मतलब अवसर कहीं दूर नहीं होते, वो तो यहीं होते हैं, आसपास। ये बात तो है। और ये सिर्फ जमीन के नीचे के खजाने की बात नहीं है शायद, मतलब ज्ञान होते हुए भी चूक जाना। एक और कहानी है शायद ऐसी ही, मैसाचुसेट्स की। हाँ, बिल्कुल। मैसाचुसेट्स का वो नौजवान याद है? येल यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, माइनिंग इंजीनियरिंग। हाँ, बहुत काबिल था वो तो। इतना काबिल कि यूनिवर्सिटी ने उसे प्रोफेसर बनने का ऑफर दिया, $45 प्रति सप्ताह की तनख्वाह पर। उस जमाने में ये बहुत अच्छी रकम थी। अच्छा, फिर तो मान गया होगा। नहीं, उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उसे लगा कि वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करता है। वो तो सोना चांदी खोजना चाहता था। कैलिफोर्निया जाने का प्लान था, पर पहुंच गया विस्कॉन्सिन। अच्छा। और इसके लिए उसने मैसाचुसेट्स में अपना जो पुश्तैनी घर था ना, वो बेच दिया। और फिर अब सुनिए, जिसने वो घर खरीदा, वो नया मालिक, वो खेत में आलू खोद रहा था और उसे खेत की जो पत्थर की दीवार थी, उसमें शुद्ध चांदी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। क्या बात करें, उसी खेत में? उसी खेत में। और सबसे मजेदार बात, कहते हैं कि जब वो नौजवान घर बेचने का सौदा कर रहा था ना, तो वो उसी चांदी के पत्थर पर बैठा हुआ था।
अरे मतलब बिल्कुल नाक के नीचे अवसर था और उसे पता ही नहीं बिल्कुल चला। वही तो। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी आपकी विशेषज्ञता या किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस हाँ, आपको बिल्कुल सामने पड़े सरल मौकों के लिए अंधा बना सकता है। यानी एक्सपर्ट होना भी कभी-कभी नुकसान दे जाता है अगर आंखें खुली ना हो। हाँ, और रसेल कॉन्वेल जिनके विचारों पर ये कहानियां आधारित हैं, वो यही कहते हैं कि ये गलती बहुत आम है। हम सब शायद कभी ना कभी ऐसा कर बैठते हैं, अपने आसपास के मौकों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी हम मौके इसलिए भी चूकते हैं क्योंकि लगता है कि भाई शुरुआत करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत साधन चाहिए। हाँ, ये सोच तो होती है। लेकिन हिंघैम के खिलौने बनाने वाले की कहानी इस सोच को गलत साबित करती है। अच्छा, वो क्या कहानी थी? हिंघैम की। हाँ, हिंघैम मैसाचुसेट्स में ही एक गरीब आदमी था, बेरोजगार। उसकी पत्नी ने तंग आकर कहा, जाओ बाहर जाके कोई काम ढूंढो। तो वो बेचारा बाहर बैठ गया। उसके पास लकड़ी का एक गीला टुकड़ा था, शिंगल जिसे कहते हैं। अच्छा। तो वो बस यूं ही टाइम पास करने के लिए उसे अपने चाकू से तराशने लगा और एक लकड़ी की चेन जैसी बना दी। ठीक है। उसके अपने बच्चों को वो इतनी अच्छी लगी कि वो उसके लिए लड़ने लगे, तो उसने एक और बना दी। बच्चों को पसंद आ गई। हाँ, तभी एक पड़ोसी ने देखा और कहा, अरे तुम ये खिलौने बनाकर बेचते क्यों नहीं? अच्छा सुझाव था। पहले तो वो आदमी झिझका, सोचा कि भाई मेरे बच्चों को पसंद है, जरूरी थोड़ी है कि दुनिया भर के बच्चों को पसंद आए। हाँ, ये डर तो रहता है। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो अपने ही बच्चों से पूछता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। और उसने फिर लकड़ी के बिल्कुल सादे, बिना पेंट वाले मजबूत खिलौने बनाने शुरू किए। अच्छा, हिंघैम टॉयज। हाँ, वही मशहूर हिंघैम टॉयज। पास की एक दुकान पर बेचने से शुरुआत की और धीरे धीरे वो इतना कामयाब हुआ कि कहते हैं उसकी संपत्ति $100 मिलियन तक पहुंच गई। 100 मिलियन? सिर्फ उन लकड़ी के खिलौनों से। हाँ। देखिए, यहाँ सफलता का राज क्या था? उसने पहले ये समझा कि लोगों को क्या चाहिए, बच्चों की जरूरत को समझा। सही बात है, जरूरत पहचानना। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं बिजनेस के लिए बड़ी पूंजी चाहिए। अरे उसके पास क्या था? शुरुआत में तो सिर्फ एक छोटा चाकू था। हाँ, वो तो है। जैसा कॉनविल कहते हैं ना, अगर आप ये जानते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, तो आपने किसी भी बड़ी पूंजी से ज्यादा कीमती ज्ञान पा लिया है। वाह, क्या बात कही है। सफलता के लिए बस अपने आसपास देखने की जरूरत है, लोगों की जरूरतों को पहचानने की जरूरत है। वही है हमारे असली हीरे के खेत। बिल्कुल। और ये सब कहानियां सोचने पर मजबूर करती हैं, नहीं कि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में पता नहीं कितने ही ऐसे अनदेखे अवसरों पर बैठे हैं, कितनी ही ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें हम पहचानते नहीं। शायद इसलिए कि वो बहुत रोजमर्रा की लगती हैं, बहुत सरल। हाँ बिल्कुल, बहुत जानी पहचानी, बहुत सामने, शायद इसीलिए नजर नहीं आती। इस पर सोचना चाहिए ना कि हमारे अपने हीरे के खेत कहाँ हैं। तो चलिए सीधे रसेल एच कॉनवेल के जीवन और व्याख्यानों पर बात करते हैं। शुरुआत उनके बोलने के अंदाज से करते हैं। आखिर क्या बात थी कि उनकी शैली इतनी असरदार थी? ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, बल्कि लोगों को उसमें खींच लेते थे। बिल्कुल, उनकी कामयाबी का आप कह सकते हैं एक बड़ा राज था अपने निजी अनुभवों का बिल्कुल सीधा और सजीव वर्णन। वो किताबी उदाहरणों से ज्यादा अपनी जिंदगी की घटनाएं इस्तेमाल करते थे। हाँ। जैसे हेनरी एम स्टेनली ने कहा था ना उन्हें, दोहरी दृष्टि वाला यांकी। अच्छा, उसका क्या मतलब हुआ? मतलब उनमें हालातों को और लोगों की संभावनाओं को एक ही नजर में भांप लेने की गजब की क्षमता थी। सिर्फ देखना नहीं, एक गहरी समझ। ये तो काफी दिलचस्प है। जैसे वो सिलाई मशीन वाली कहानी सुनाते थे तो वो सिर्फ आविष्कार की बात नहीं करते थे। नहीं, वो ये भी बताते थे कि आविष्कारक एलियस होवे से उनकी मुलाकात हुई थी गृह युद्ध में, और होवे ने खुद माना कि असली विचार उनकी पत्नी का था। हाँ, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में आया, जबकि वो खुद 14 साल से कोशिश कर रहे थे। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कैसे कॉनवेल ने बताया कि बड़े आविष्कार भी अक्सर अप्रत्याशित जगहों से या सहयोग से आते हैं, अकेले जीनियस वाली बात नहीं। बिल्कुल सही। और उनकी गंभीरता, वो मानते थे कि हर भाषण किसी सुनने वाले के लिए शायद उनका आखिरी मौका हो सकता है। ओह, इसलिए वो पूरी शिद्दत से, पूरी क्षमता से बोलते थे। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करते थे। उनका कहना था, शब्दों का लापरवाही से उपयोग करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सिर्फ बोलने की कला नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास लगता है। बिल्कुल।
सच्चाई और ईमानदारी उनके लिए सबसे ऊपर थे। और इस गंभीरता के साथ साथ लोगों की भावनाओं को छूने की कला भी थी उनमें। जैसे वो राष्ट्रपतियों, गारफील्ड और मैकिनले से मुलाकात का किस्सा सुनाते थे और फिर अचानक सबको पुराना भजन गाने के लिए प्रेरित कर देते थे, द ओल्ड टाइम रिलीजन। हाँ। इसका असर क्या होता होगा? ये सिर्फ जानकारी देने से तो कहीं ज्यादा है। यकीनन वो जानते थे कि साझा विश्वास और भावनाओं को जगाकर एक शक्तिशाली सामूहिक अनुभव कैसे बनाया जाए। वो संगीत, सरल हाव भाव, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे ताकि संदेश सीधे दिल तक पहुंचे। हाँ, सीधे दिल तक। ये महज भाषण नहीं था, एक तरह का भावनात्मक संवाद था। उनकी सादगी में ही उनकी असाधारण ताकत छिपी थी, आप कह सकते हैं। और ये जुड़ने की क्षमता सिर्फ मंच तक ही नहीं थी, है ना? लगता है ये उनके समस्याओं को सुलझाने के तरीके में भी झलकता था। हाँ, बिल्कुल। उनके जीवन में ऐसे कई मौके आए जब बिल्कुल अप्रत्याशित मदद मिली। वो इसे ईश्वर की कृपा मानते थे। जैसे चर्च के ऑर्गन के लिए पैसों की जरूरत थी, आखिरी तारीख थी और अचानक एक अनजान आदमी का चेक आ गया। अरे वाह, कैसे? क्योंकि उसकी बहन ने उसे कॉर्नवेल के काम के बारे में लिखा था। या फिर टेम्पल यूनिवर्सिटी के लिए $10,000 की जरूरत थी। अरे और वाह, क्रिसमस के दिन एक दोस्त अचानक चेक लेकर आ गया। कमाल है। ये दिखाता है कि वो समाधानों के लिए हमेशा खुले थे, वो कहीं से भी आए। हाँ, और टेम्पल यूनिवर्सिटी की कहानी तो अपने आप में एक मिसाल है। सोचिए, एक अकेले छात्र की मदद करने से शुरुआत की। हाँ, मैंने पढ़ा और हजारों तक पहुंच गए। इसके पीछे क्या सोच थी उनकी? इसमें कॉर्नवेल की जो अनुकूलन क्षमता थी वो दिखती है। उन्होंने एक छात्र की जरूरत देखी, उसे पूरा किया। फिर वो अपने दोस्त ले आए, 40 हो गए और फिर बढ़ते गए और बढ़ते गए। और देखते ही देखते पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। उनका सिद्धांत सरल था, सीखने वालों की जरूरत को ठीक वही पूरा करना जहां वो हैं, खासकर वो लोग जो काम करते हुए पढ़ना चाहते थे, जिन्हें शायद आम कॉलेजों में मौका नहीं मिलता। ये साबित करता है कि छोटे केंद्रित प्रयासों से भी कितना बड़ा असर पैदा किया जा सकता है। बिल्कुल। और उनका तरीका कितना व्यवहारिक था। छात्रों की सुविधा के अनुसार सुबह 9 से रात 10 तक क्लास चलती थी और डिग्री का आधार ज्ञान था, सिर्फ हाजिरी नहीं। हाँ, ये आज भी कितना प्रासंगिक लगता है जहां हम लचीली शिक्षा की इतनी बात करते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो समस्याओं का व्यवहारिक हल निकालने में विश्वास रखते थे और साथ ही विरोध का सामना भी बड़े धैर्य से किया। उनका एक मंत्र जैसा था, धैर्य को उसका उत्तम काम करने दो। अच्छा। और इसी नजरिए से उन्होंने शुरुआती आलोचकों को भी अपना समर्थक बना लिया। ये उनकी दृढ़ता का प्रमाण है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि जिस इंसान ने करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, 1,30,00,000 से ज्यादा लोग, हाँ, अनुमान यही है, वो खुद को इतना साधारण मानता था। इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बैठता था, क्या लगता है? ये सच है, आंकड़ा अद्भुत है। फिर भी वो सफलता का श्रेय हमेशा दूसरों को देते थे, शिक्षक, छात्र, डॉक्टर, नर्स। शायद ये दिखाता है कि वो नेतृत्व को एक साझा प्रयास मानते थे जिसमें हर किसी का योगदान अहम है। और उनका छोटे दूर दराज के कस्बों में जाकर लेक्चर देना, जहाँ शायद बड़े नाम जाने से कतराते हों। हाँ, वो भी। ये उनकी सेवा की भावना दिखाता है और ये भी कि उनका ध्यान आम आदमी पर था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि पढ़े लिखे या संभ्रांत वर्ग के लोग उन्हें जानते हैं या नहीं। उनका लक्ष्य तो जरूरतमंदों तक पहुंचना था। बिल्कुल। और आगे बढ़ने की चाह रखने वालों तक, चाहे इसके लिए कितनी भी असुविधा क्यों ना उठानी पड़े। सैनिक, वकील, संवाददाता, लेखक, पादरी, आयोजक, इतने सारे किरदार निभाए उन्होंने। हाँ, जीवन कितना विविध था। राष्ट्रपतियों से मिले, उनके जीवन लिखे, लेकिन खुद को हमेशा एक साधारण इंसान ही मानते रहे। उनकी विनम्रता, मुझे लगता है, दिखावटी नहीं थी। वो सचमुच मानते थे कि उनका जीवन अपने आप में खास नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि उनकी कहानी तो प्रेरणा से भरे पड़ी है। शायद ये ईश्वर और लोगों के प्रति उनके गहरे आभार से उपजी विनम्रता थी। हो सकता है, बिल्कुल। तो कॉर्नवेल की कहानी से ये साफ लगता है कि असली प्रभाव शायद प्रामाणिक जुड़ाव, व्यवहारिक समस्या समाधान और सच्ची विनम्रता के संगम से ही पैदा होता है। बिल्कुल। और शायद ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में अपने आसपास मौजूद संभावनाओं को कितनी अच्छी तरह पहचान पा रहे हैं। कहीं हम भी दूर की चमक के पीछे भागते हुए अपने आसपास के हीरो के खेतों को अनदेखा तो नहीं कर रहे। आज हम रसल एच कॉर्नवेल के उस मशहूर व्याख्यान पर बात कर रहे हैं, हीरों के खेत, और उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों पर भी। ये वो विचार हैं जिन्होंने सच में लाखों लोगों को, आप कह सकते हैं, प्रेरित किया है। बिल्कुल। हमारे पास कॉर्नवेल के व्याख्यान के कुछ अंश हैं और उनकी कहानियों के नोट्स भी।
कोशिश ये है कि समझे कि कैसे सफलता, अवसर, ये सब अक्सर वहीं होते हैं जहां हम होते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प विचार है ना? कॉर्नवेल का जो मूल तर्क था वो यही था कि भाई देखो, दौलत या कामयाबी के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास, अपने माहौल में ही, अपनी स्किल्स से, अपने दोस्तों की मदद से हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पा सकते हैं। और ये देखना मजेदार है कि ये सोच उनकी अपनी कहानियों में कैसे झलकती है। सबसे मशहूर कहानी तो वो अली हाफिद की है, एक अमीर किसान हाँ, जो हीरे खोजने के लिए अपना सब कुछ बेच देता है। हाँ, और फिर निकल पड़ता है दुनिया घूमने। हाँ। और अंत क्या होता है? आखिर में स्पेन में वो कंगाल होके मर जाता है। और विडंबना देखिए, हाँ, जिस खेत को उसने बेचा था, हाँ, बाद में पता चला कि वहीं गोलकुंडा की मशहूर हीरे की खान मिली। ओहो। मतलब दुनिया के कुछ बेहतरीन हीरे वहीं से निकले। तो कॉर्नवेल इसी कहानी से ये समझाते हैं कि भाई असली दौलत, असली अवसर वो तो पैरों के नीचे ही होते हैं। बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे, और हम उन्हें अक्सर अनदेखा कर देते हैं। शायद ये क्या कहते हैं, इंसान की फितरत है, पास की चीज दिखती नहीं। बिल्कुल। जैसे वो कैलिफोर्निया वाली कहानी भी है, किसी ने सोना खोजने के लिए खेत बेचा, हाँ, हाँ। और जिसने खरीदा उसे ही वहीं सोना मिल गया। तो कॉर्नवेल इसी पर जोर देते हैं, अपने हीरो के खेत को पहचानो। लेकिन सिर्फ पहचानना काफी नहीं है ना? मतलब जरूरत को समझना भी तो जरूरी है। जैसे वो जॉन जेकब एस्टोर वाला किस्सा है। हाँ, वो भी बड़ा अच्छा उदाहरण है। उन्हें एक मिलिनरी स्टोर, मतलब टोपी बॉनेट की दुकान जो गिरवी रखी थी, उससे पैसे वसूलने थे। दुकान चल नहीं रही थी। हाँ, तो कॉर्नवेल बताते हैं कि एस्ट्रो ने दुकान तो अपने कब्जे में ले ली, पर उसमें कोई नया पैसा नहीं लगाया, कोई स्टॉक नहीं बदला। अच्छा, फिर? वो बस पास के पार्क में बैठ जाते थे और गुजरती हुई महिलाओं को देखते थे, उनके बॉनेट ध्यान से देखते थे कि क्या पहना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। कौन सा स्टाइल चल रहा है, कौन सा पहनकर औरतें ज्यादा आत्मविश्वास से भरी लगती हैं। वो असल में यूं समझे बाजार की नब्ज पकड़ रहे थे। और फिर दुकान जाकर कहते थे कि भाई ठीक वैसा ही बोनट शो विंडो में लगाओ। अरे वाह, मतलब बिना कोई खास पूंजी लगाए, सिर्फ लोगों की जरूरत, उनकी पसंद को समझकर दुकान को मुनाफे में ला दिया। सही। ये तो आज के जमाने में भी कितना प्रासंगिक है ना? हम अक्सर बड़े बड़े निवेश की सोचते हैं। बिल्कुल, जबकि शायद जरूरत सिर्फ बेहतर समझ की होती है। और कॉर्नवेल के हिसाब से यही है असली हीरो का खेत, जरूरत को पहचानना। यही उनकी पूरी सोच का आप कह सकते हैं निचोड़ है। सफलता पैसे से उतनी नहीं आती जितनी जरूरत की गहरी समझ से आती है। और ये जरूरतें या अवसर पहचानने के लिए कोई बड़ा ओहदा या तामझाम जरूरी नहीं है। कॉर्नवेल महानता को भी बहुत साधारण मानते थे। हाँ, उन्होंने अब्राहम लिंकन से अपनी मुलाकात का जिक्र किया है। अच्छा। वो बताते हैं कि लिंकन कितने सरल, कितने आम लगे, जैसे कोई किसान हो, कोई दिखावा नहीं। युद्ध का समय था, कॉर्नवेल किसी सैनिक की जान बचाने की अर्जी लेकर व्हाइट हाउस पहुंचे थे। लिंकन बहुत व्यस्त थे, कागजों में घिरे हुए, फिर भी उन्होंने ध्यान से सुना और मदद का भरोसा दिया। तो कॉर्नवेल का इशारा यही है कि महानता किसी पद या दिखावे में नहीं है, बल्कि काम में है। हाँ, बल्कि अपने काम को लगन से, सादगी से करने में है। लिंकन की वही सादगी, वही दृढ़ता उनकी ताकत थी। ये भी तो एक तरह से अपने आसपास की परिस्थितियों में ही महानता पाना हुआ। सही कहा। तो सादगी, जरूरत की समझ, ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसे के बारे में क्या? कॉर्नवेल तो पैसा कमाने को बुरा नहीं मानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कहते थे अमीर बनना एक तरह का कर्तव्य है, पैसा शक्ति है, ये भी कहा उन्होंने। हाँ, कहा। लेकिन यहाँ एक बारीक सा फर्क समझना बहुत जरूरी है। वो पैसे कमाने के खिलाफ नहीं थे, वो पैसे के मोह के खिलाफ थे। अच्छा, मोह। हाँ, वो बाइबल का हवाला देते थे कि पैसे का मोह सारी बुराइयों की जड़ है, पैसा खुद नहीं। उनके लिए पैसा क्या था? एक साधन, एक टूल जिससे अच्छे काम किए जा सकें। बाइबल छापना, चर्च बनाना, मिशनरी भेजना, जरूरतमंदों की मदद करना। मतलब पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो बस एक जरिया है अच्छे कामों के लिए। उसकी पूजा नहीं करनी है, उसका इस्तेमाल करना है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कॉर्नवेल की कहानियों और उनके विचारों का सार क्या निकलता है? सार यही है जो वो बार बार कहते थे, अपने आसपास देखो। अवसर तुम्हारे बहुत करीब हैं, शायद वहीं जहां तुम अभी खड़े हो। जरूरतें देखो, उन्हें पूरा करने की सोचो। बिल्कुल। उनका पूरा जीवन, उनके ये सारे व्याख्यान, वो इसी बात का सबूत है कि हमारी रोजमर्रा की साधारण सी दिखने वाली परिस्थितियों में भी असाधारण संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। हाँ, बस हमें उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। और हाँ, उन पर काम करने का हौसला भी।
तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। और श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपके अपने जीवन में, आपके आसपास, आपके माहौल में कोई ऐसा हीरों का खेत है जिसे आपने अब तक पहचाना नहीं है? जरा सोचिएगा।